एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड sacrificing ratio. Topic number 2 was accounting treatment for goodwill. Topic number 3 was accounting treatment for accumulated profits and accumulated losses. Topic number 4 was revaluation of assets and reassessment of liabilities. Topic number 5 was long answer question. अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद कैश का बैलेंस निकालने के लिए, और फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हैं तो आपने यूजुअली जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का टॉपिक आता है। गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है, वो हमें प्री हैंड कैलकुलेट करनी होती है। गुडविल की ट्रीटमेंट की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो हमें प्री हैंड करके रखनी होती हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं या उनकी भी एंट्रीज बना के रख सकते हैं। और फाइनली जब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब हमारा प्रॉफिट या लॉस असर्टेन हो जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके, तो उस रीवैल्यूएशन का आंसर प्रॉफिट या लॉस हमारा ऑलरेडी आ चुका होता है। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की पोस्टिंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की पोस्टिंग, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की पोस्टिंग, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, और इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, इस चैप्टर में हम कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से बना रहे थे। एक टॉपिक था हमारा विदाउट रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। विदाउट रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या था कि हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी होती है, और सेकंड होता है विद रीएडजस्टमेंट, जब कैपिटल अकाउंट के अंदर रीएडजस्टमेंट का टॉपिक आता है। अब ये विद रीएडजस्टमेंट क्या होती है,
विद रीएडजस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आपको ये बताया गया था कि हम अपने कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हम यहां से फर्स्ट पार्ट से ए, बी और सी आपका न्यूली एडमिटेड पार्टनर है, इन सभी पार्टनर्स की हम एडजस्टेड कैपिटल्स निकालते हैं और फिर इन एडजस्टेड कैपिटल को हम सेकंड पार्ट में ब्रॉट डाउन करते हैं, ए, बी और सी की कैपिटल को, और फिर यहां पर इसके सेकंड पार्ट में यहां पर हम ए, बी और सी की कैपिटल इन न्यू फॉर्म को कैलकुलेट करके मार्क करते हैं न्यू कैपिटल को, और यहाँ पार्टनर की ए की, बी की और सी की एडजस्टेड कैपिटल होती हैं। फिर हम इनको कंपेयर करके पता करते हैं कि किसकी कैपिटल सरप्लस है, किसकी कैपिटल डेफिसिट है। अगर कैपिटल डेफिसिट है तो पर्सन को, पार्टनर को कैश लाने को कहा जाता है, कैपिटल एक्सेस है तो कैपिटल रिफंड कर दी जाती है, और अगर टेम्पररी एडजस्टमेंट करनी हो, अभी फिलहाल कैश ना लाना हो ना ले जाना हो, तो हम उस डिफरेंस को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये वाला पार्ट हमारा कैपिटल रीएडजस्टमेंट का पार्ट होता था। अब अगर आपका क्वेश्चन नॉर्मल है विदाउट रीएडजस्टमेंट, तब तो आप अपने विदाउट रीएडजस्टमेंट में आंसर केवल यहां पर करके छोड़ देंगे। यानी कहां करके छोड़ देंगे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आप गुडविल की पोस्टिंग कर दीजिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की पोस्टिंग कर दीजिए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस डाल दीजिए और क्लोजिंग कर दीजिए, और कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल रीएडजस्टमेंट के साथ आ गया तो ये सेकंड वाला जो सेगमेंट मैंने बताया है, इसको कैपिटल अकाउंट को बाइफरकेट करके पार्टनर्स की सरप्लस और डेफिसिट कैपिटल को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद एक 6 टॉपिक लास्ट में था, दैट वाज हिडन गुडविल। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, हमेशा टीचर्स देते हैं। इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए हुए सदियां बीत गई हैं, आया ही नहीं है। मतलब एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए हिडन गुडविल का, बहुत टाइम हो गया, आया ही नहीं है। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट टॉपिक, गुडविल की ट्रीटमेंट सेकंड टॉपिक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस थर्ड टॉपिक, रीवैल्यूएशन फोर्थ टॉपिक। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन विद रीवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश और बैंक एंड बैलेंस शीट, with or without readjustment of capital account, and then last was hidden goodwill। आपको मैं एक बार यहाँ रिकॉल करा दूं आगे बढ़ने से पहले कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स थी, वो चेंज इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट थी। एडमिशन के अंदर बाय डिफॉल्ट इनको डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट का टॉपिक ही नहीं होता है यहाँ पर। और ऐसे ही रीवैल्यूएशन में वहां ऑप्शन होती थी चेंज और नॉट टू चेंज, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट को चेंज करना ही होता है, यानी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए अपनी बैलेंस शीट को चेंज करके दिखाना होता है। तो यहाँ पर वो डबल ऑप्शन खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक रह जाती है रिजर्व्स में डिस्ट्रीब्यूट की और रीवैल्यूएशन के अंदर बैलेंस शीट को चेंज करने वाली। ये हमारा आंसर करने का तरीका रहता है। अब आज हम टॉपिक रिकैप करेंगे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का।
ध्यान से सुनेंगे। फॉर्म में ए और बी दो पार्टनर्स हैं। इन्होंने एक नए पार्टनर सी को फॉर्म में एडमिट करा। सी के एडमिशन के बाद जो नई फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट होगी वो ए, बी और सी की होगी। तो ए और बी की फॉर्म को हम ओल्ड फॉर्म कहेंगे और पोस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन जो ए, बी और सी की फॉर्म प्रिपेयर होगी उसको हम लोग न्यू फॉर्म कहेंगे। अब न्यू रेशियो क्या होती है? न्यू रेशियो refers to that ratio in which profit of the new firm will be distributed। अब आप इस बात को ऐसे समझें कि जब ओल्ड फॉर्म थी और जब फॉर्म को प्रॉफिट होते थे तो आप पहले प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड फॉर्म में यानी ए और बी को डिवाइड करते थे उनकी ओल्ड रेशियो में। अब अगर नई फॉर्म बन जाएगी तो नई फॉर्म के प्रॉफिट आप न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे। तो फॉर्म के प्रॉफिट एडमिशन के बाद न्यू रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो इसलिए जब हम न्यू रेशियो को डिफाइन करते हैं तो न्यू रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं? इट रेफर्स टू दैट रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ न्यू फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस रेशियो में हम नई फॉर्म के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस रेशियो को हम लोग न्यू रेशियो कहते हैं। और अगर इस डेफिनेशन को हम ऐसे लिख दें, it refers to that ratio in which profit and losses of newly reconstituted firm, that is after admission of new partner। अब आपको न्यू रेशियो की डेफिनेशन अगर आप ऐसे देते हैं तो अगर आपको यही न्यू रेशियो की डेफिनेशन रिटायरमेंट में देनी होती तो आप उसमें क्या लिखते? इट रेफर्स टू दैट रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म दैट इज आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर डेथ होता या रिटायरमेंट होती मतलब चेंज इन रेशियो होती तो इट रेफर्स टू दैट रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म दैट इज आफ्टर चेंज इन रेशियो इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज न्यू रेशियो। जब न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई हमारे लिए। जब हम न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो
माइनस सेक्रीफाइस। अगर कोई बच्चा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलता है तो वो गलत आंसर है। हम ओल्ड रेशियो से सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस नहीं करते हैं। फिर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हेल्प से सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हेल्प से हमें पार्टनर के सेक्रीफाइस का पता चलता है। सी ने यहाँ पार्टनर है, सी के लिए सेक्रीफाइस किसने करा होगा? ए और बी ने। तो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हम ए और बी का क्या निकाल पाएंगे? सेक्रीफाइस। और फिर उनकी ओल्ड रेशियो में उनके सेक्रीफाइस को माइनस करके हम न्यू रेशियो निकाल पाएंगे। लेकिन ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस या फिर ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अवेलेबल हो। अब थोड़ा सा इस बात को आप समझें कि मैथ्स के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला जब लगाते हैं तो आप पहले ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं उस फॉर्मूले के लिए जो कैलकुलेशन है, जो डिजिट्स आपको चाहिए या जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस जगह पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसी को आप दिमाग में सर्च करके फिर आप एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाते हैं। सेम ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि न्यू रेशियो निकालो तो एज ए स्टूडेंट आप बोलोगे हाँ सर ने कहा था न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस होता है और सेक्रीफाइस निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो लग जाती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करने लगोगे तो आपके पास ओल्ड रेशियो होना जरूरी है और ओल्ड रेशियो के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइस को होना जरूरी है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइस नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है। तो न्यू रेशियो निकालने का तरीका इसका मतलब कुछ और होगा। यानी ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग रेशियो अवेलेबल होती है। तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं न्यू रेशियो निकालने के, उसमें एक केस तो कौन सा होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन। सेकंड केस कौन सा हो सकता है उसके अंदर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन और डायरेक्टली सेक्रीफाइस इज गिवन। दो केस तो यही होते हैं। और सेक्रीफाइस जब गिवन होता है तो वो दो तरीके से गिवन होता है, इसके दो केस होते हैं। अब जब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी जब सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसेशन नहीं होगी, तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल निकालने का केस नंबर 1 होगा, इसकी हम हेडिंग बाद में डालेंगे। न्यू रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ये वाला अप्लाई तब होगा जब सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस रेशियो गिवन होगी। अदरवाइज हम अपनी न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? हेडिंग बाद में डालेंगे, क्वेश्चन पहले लिखेंगे। ए एंड बी were partners in the ratio of 3:2. C is admitted as new partner with 1/4 share. Calculate new ratio and sacrificing ratio on C's admission. अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस इलस्ट्रेशन इस एग्जाम्पल के अंदर आपको यहां पर ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। सी 1/4 शेयर के लिए आया, सी का शेयर गिवन है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ना तो मैंने आपको ये बताया
कि पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, और ना मैंने ये बताया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अब नहीं लग सकता ऊपर वाला। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, हम मानते थे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। ये जो टोटल प्रॉफिट ऑफ ये जो टोटल प्रॉफिट को हम 1 मान रहे हैं, ये आपका किस फॉर्म का नेट प्रॉफिट होता है? न्यू फॉर्म का प्रॉफिट होता है सी के एडमिशन के बाद का। तो न्यू फॉर्म का प्रॉफिट को हम लेट द प्रॉफिट ऑफ न्यू फॉर्म बी रुपी 1, इस प्रॉफिट में से पहले हम सी को शेयर दे देंगे 1/4, और सी का शेयर देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा रह जाएगा 3/4। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, अब ए और बी क्या बोलेंगे कि चल भाई, हमने इस टोटल प्रॉफिट में से किसका शेयर दे दिया? सी का शेयर तो दे दिया। अब ये प्रॉफिट जो 3/4 बचा है, ये तेरे और मेरे लिए है। अब इस प्रॉफिट को तू और मैं आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अब ए और बी में डिस्कशन हुआ कि भाई ये प्रॉफिट हम बांटे कैसे। तो ए ने, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ए ने बी को कहा कि भाई देख, तू और मैं पहले 3:2 में पार्टनर थे। सी को हमने फॉर्म में 1/4 के लिए लिया, लेकिन तेरी और मेरी रेशियो तो चेंज नहीं हुई। यानी तू और मैं पहले भी प्रॉफिट 3:2 में बांटते थे, और अब भी हम प्रॉफिट किस में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। तो हम इस रिमेनिंग प्रॉफिट को अब ए और बी के बीच में डिवाइड कर देंगे उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने ये मान लिया कि ए और बी ने आपस की रेशियो चेंज नहीं करी है, बिटवीन ए एंड बी रेशियो चेंज नहीं हुई है। इसलिए इस टॉपिक का नाम होता है व्हेन रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स रिमेन्स सेम। जब ओल्ड पार्टनर की रेशियो क्या रहती है? सेम रहती है, वो इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो ए और बी ने कहा कि तूने और मैंने आपस की रेशियो चेंज नहीं करी है, तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को तू और मैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 को ए बोलेगा इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5 मैं रख रहा हूं, 2/5 तू रख ले, यानी 9/20 ए का न्यू शेयर आ जाएगा, 6/20 बी का न्यू शेयर आ जाएगा। तो हमें न्यू रेशियो में ए और बी का आंसर निकालना होता है। सी की रेशियो तो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन होती है, उसका शेयर 1/4। बेस इक्वल करेंगे तो न्यू रेशियो आपकी आ जाएगी 9:6:5। ये याद रखिएगा, ये मैंने इसीलिए आंसर ऐसे निकाला है। एक तो ये कंडीशन है कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, ये न्यू रेशियो वाला, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सेक्रीफाइस के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे पता थी। तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया फॉर्मूले को, और हमने ये एज्यूम किया कि ए और बी की ओल्ड रेशियो आपस की चेंज, ए और बी ओल्ड पार्टनर ने आपस की रेशियो चेंज नहीं करी है, इसलिए रिमेनिंग प्रॉफिट को उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में डिवाइड करके हमने न्यू रेशियो निकाल ली। इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो थोड़ा रिकॉल करेंगे, ओल्ड रेशियो ही क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। कारण वो कह रहा है, ये जो कंडीशन है कि ए और बी की रेशियो सी के एडमिशन से पहले भी 3:2 रहे बिटवीन देम, और वो सी के एडमिशन के बाद भी सेम रहे, तो इसके लिए क्या जरूरी होगा कि ए और बी जब सी के लिए सेक्रीफाइस करें, तो वो ए और बी जब सी के लिए सेक्रीफाइस करें, तो अपनी ओल्ड एग्जिस्टिंग रेशियो 3:2 में सेक्रीफाइस करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तभी उनकी न्यू रेशियो आपस की क्या रहेगी?
सेम आप देख सकते हैं 9:6 इनके बीच की रेशियो 3:2 ही बन रही है। वो तभी पॉसिबल था जब उन्होंने अपनी ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करा होगा। तो इसमें आपको फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एफर्ट नहीं करना होता। ओल्ड रेशियो ही इनकी क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। और आपको याद होगा पीछे भी हमने पढ़ा है कि अगर बाय चांस आपको बाय डिफॉल्ट कभी लगता है कि नहीं नहीं यार हम गलती कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ऑब्वियस है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले से तो मिल ही जाएगी। अब बात को ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पर ए और बी ने आपस की रेशियो को चेंज नहीं करा है। केस नंबर 2 होता है ये केस नंबर 1 का ऑल्टरनेट होता है। केस नंबर 2 में हेडिंग हो जाती है व्हेन रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स गेट्स चेंज्ड। रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स गेट चेंज्ड मतलब जब ओल्ड पार्टनर्स आपस की रेशियो को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब ऊपर वाले में ऊपर वाले केस क्वेश्चन के अंदर केस में हमने ये देखा कि ए और बी की आपस की रेशियो चेंज नहीं हुई। अगर ए और बी अब स्पेसिफिकली एक एग्रीमेंट करके अपनी बी अपने आपस की रेशियो को चेंज करें तो वो इसी का वेरिएंट होगा केस का। अब जो ऊपर वाला एग्जांपल है ए एंड बी वाला, ये एग्जांपल ऐसे ही रहने दीजिए एंड तक। कहां तक? 1/4 शेयर तक। जो ये वाला ऊपर भी लाइन है ये सेम रहेगी। अब वो कह रहा है ये नई लाइन है आपकी जो मैं कलर से चेंज कलर से लिख रहा हूं। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर A and B decided to share equally in future। अब वो कह रहे हैं ए और बी ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट ए और बी ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। अब ऊपर ये वाली लाइन नहीं थी तो हमने मान लिया था कि ए और बी अपनी ही रेशियो में कंटिन्यू करेंगे। और यहां पर वो कह रहा है कि ए और बी ने कहा कि जो तेरी मेरी रेशियो पहले 3:2 चल रही थी अब हम इस रेशियो को नहीं लेंगे, अब तू और मैं प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह सेम होता है। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। 1 में से माइनस करेंगे 1/4 रिमेनिंग प्रॉफिट। इसके बाद 1 - 1/4 के बाद
1 माइनस 1/4 के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 आ जाएगा। इसके बाद ए का शेयर निकालेंगे और बी का शेयर निकालेंगे। अब 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट है। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को पहले ए और बी कह रहे थे तेरी मेरी रेशियो 3:2 है। सी के एडमिशन के बाद उन्होंने कहा कि तेरी मेरी आपस की रेशियो अब 1:1 होगी। तो 3:2 की जगह वो बचे प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट का हाफ ए को मिल जाएगा और हाफ बी को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/8 और 3/8। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा 3/8, बी का न्यू शेयर आ जाएगा 3/8 और सी आया था 1/4 शेयर के लिए, तो न्यू रेशियो हो जाएगी 3:3:2। और इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस केस में कि अगर अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो इस केस में अनलाइकली टू अबव ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो नहीं हो सकती है। कारण इस रीजन से क्योंकि ए और बी ने आपस की रेशियो को चेंज कर लिया है, तो उन्होंने अपनी ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस नहीं किया होगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड हो नहीं सकती और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे क्वेश्चन में गिवन है नहीं, और ना ही मुझे क्वेश्चन में कोई पार्टनर का सैक्रिफाइस बताया है ताकि मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लूं। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, तो रेशियो निकल नहीं पाएगी। तो एक ही रास्ता रह जाता है इस क्वेश्चन में कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली जाए। तो हम यहाँ से ए और बी के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। इसका ओल्ड शेयर है 3/5 और 2/5 और न्यू रेशियो क्या आई है हमारी 3/8 फॉर ए, 3/8 फॉर बी। 40 एलसीएम आ जाएगा 5 8 8 3 24 8 5 5 3 15 9/40 LCM is 40 5 8 8 2 16 8 5 5 3 15 1/40 9:1 यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट केस होता है जब आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले से गिवन होती है। एग्जाम्पल सेम होगा, ए और बी पार्टनर रहेंगे 3:2 में, सी 1/4 शेयर के लिए आएगा। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में सेम है। आगे क्वेश्चन में जो लाइन चेंज है वो क्वेश्चन में लिखी जाएगी लाइन आपके लिए, सी acquires his share equally from A and B। जब क्वेश्चन में मैं ये लाइन लिखता हूं कि C acquires his share equally from A and B, तो बच्चे क्या गलती करते हैं या उनके दिमाग में क्या कंफ्यूजन राइज हो जाती है कि सर ने तो इक्वली वाला केस ऊपर भी कराया था, A and B decided to share equally in future। यार इक्वली कोई केस थोड़ी ना होता है, केस का पता तो इक्वली से पहले पढ़ के लिखता है लगता है। यहाँ लिखा था ए बी ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर में इक्वली डिवाइड करेंगे, तो यहाँ ए और बी आपस की रेशियो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है ए और बी ने डिसाइड करा कि वो मतलब सी ने अपना शेयर ए और बी से इक्वल एक्वायर करा, तो यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा है ए और बी ने रेशियो आपस में इक्वल कर ली है, वो कह रहा है ए और बी ने सी के लिए इक्वली सेक्रीफाइस करा है। यानी वो क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रहा है कितनी 1:1, या इक्वली की जगह अगर मान लो लिखा होता 2:1 फिर आप क्या कहते
तो इक्वल इज नॉट अ केस, केस उसके आजू बाजू में है पढ़कर लैंग्वेज को। तो सी एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1 होता, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वहां क्या हो जाती, 2:1 हो जाती। अगर यहाँ लिखा होता सी एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 5:3, तो 5:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाती। ये तो क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, बच्चे इसको ऊपर वाले केस से कंपेयर कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कन्वर्ट करते हैं सेक्रीफाइस में, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस। कैसे? ए और बी ने सी के लिए सेक्रीफाइस करा, तो ए का जो ए और बी ने सी के लिए इक्वली सेक्रीफाइस करा, तो सी कितने शेयर के लिए आया था, 1/4 शेयर के लिए। तो सी के शेयर का हाफ ए ने दिया और सी के शेयर का हाफ बी ने दिया, यानी ए का सेक्रीफाइस 1/8 है और बी का सेक्रीफाइस भी 1/8 है। तो यहां से हमने रेशियो का यूज करके ए और बी का सेक्रीफाइस निकाला है। यानी अब मैं इस फॉर्मूले पे जाऊं अगर ऊपर, तो मुझे यहाँ सेक्रीफाइस मिल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन थी, उससे मैंने सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब मैं ओल्ड में से पार्टनर के सेक्रीफाइस को क्या करूंगा, ओल्ड रेशियो में से पार्टनर के सेक्रीफाइस को माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं लगाऊंगा न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ए और बी, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, बी का 2/5, ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/8, बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/8। एलसीएम लगा दीजिए, 40, 5 8 8 3 24, 8 5 40, 19/40, 40 5 8 8 2 16, 8 5 11/40, तो 19/40 इज टू 11/40, और नया पार्टनर 1/4 के लिए आया था, इसका शेयर पहले से गिवन होता है क्वेश्चन में यहाँ पर, तो ये आंसर आ जाएगा 19:11:10, ये न्यू रेशियो हो जाएगी। अब जहां तक बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 1:1। केस नंबर 4 में, अगर मैं क्वेश्चन में आपको, जैसे आपको इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन थी, तो आपने सेक्रीफाइस में उसको कन्वर्ट करा, फिर आपने सेक्रीफाइस को माइनस करके आंसर निकाला। अगर मैं आपको अगले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली क्या क्वेश्चन में क्या कर दूं, मैं डायरेक्टली आपको सेक्रीफाइस दे दूं, तो ये केस नंबर 4 बन जाता है। तो व्हेन सेक्रीफाइस इज डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा हमें। A and B were partners in the ratio of 3:2. C is admitted with 1/4 share.
A acquires his share as 1/8, फोकस कीजिएगा, 1/8 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B। ये जो फ्रॉम वर्ड है, ये फ्रॉम वर्ड आपको बताता है कि क्वेश्चन में ये A का सेक्रीफाइस है और ये B का सेक्रीफाइस है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम यहां पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। थ्री बाय फाइव, 2/5 माइनस 1/8 माइनस 1/8। तो आप देखिए ये वाला जो डायरेक्ट सेकंड वाला स्टेप था, सिर्फ ये स्टेप डायरेक्ट आपको लगाना है। 5 8 8 3 24 8 5, यह आ जाएगा 19/40 40 5 8 8 2 16 8 5 11/40 19/40 11/40 इस टू नया पार्टनर 1/4 के लिए आया था, तो 19:11:10 ये न्यू रेशियो आ गई। ऊपर वाला सेम आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन है। अब हमें चाहिए थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। अब ए का सेक्रीफाइस है 1/8 और बी का सेक्रीफाइस है 1/8। इनकी टांगे काट दो नीचे से और सीधा न्यूमरेटर ले लो 1:1, बट टांगे तभी काटना जब बेस इक्वल हो, और जो न्यूमरेटर है वही आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ऊपर वाला सेट में करा था ना, ऐसे केस 3 और केस 4 को सेट में कीजिए। केस 3 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन होती है और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। केस 4 में एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है, डायरेक्ट ही सेक्रीफाइस गिवन होता है। ऐसे दो केसेस जोड़े में याद रखने हैं। और सेक्रीफाइस का जो लास्ट वाला केस होता है, मतलब सेक्रीफाइस के केस होता है, वो हमारा केस नंबर 5 होता है। और वो केस नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। When old partners sacrifices or surrenders a part of their share in favor of new partner. Example, A and B were partners in the ratio of 3:2. C is admitted. इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान है, यहां लिखा होगा C is admitted, पर यहां पर ये नहीं बताया गया होगा कि उसको कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया। ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है। आगे लिखा है A surrendered 1/4 of his share
and B surrendered 1/5 of his share in favor of C. अब यहां A कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/4 दे देता हूं और B कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दे देता हूं C के लिए। तो बात कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए जाने वाले सैक्रिफाइस के बारे में हो रही है। तो यहां पर भी हमें केस नंबर 3 की तरह सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा ए का और बी का। ए कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/4 दे देता हूं, बी कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दे देता हूं, यानी मैं 3/20 सैक्रिफाइस करूंगा और बी कह रहा है मैं 2/25 का सैक्रिफाइस करूंगा। अब सैक्रिफाइस पता लगने के बाद ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को माइनस कर दीजिए तो हमारी न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाती है। अब हमें ए और बी की न्यू रेशियो निकालनी है। ओल्ड रेशियो 3/5 2/5 और यहां से ए का सेक्रीफाइस 3/20, बी का सेक्रीफाइस 2/25, एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 4 3 12, 12 minus 3 9/20, LCM is 25, 5 5 5 2 10, 10 minus 2 that is 8/25। इसका शेयर आ गया 9/20, इसका शेयर आ गया 8/25। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि सी का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए का सेक्रीफाइस 9/20 है और बी का सेक्रीफाइस 8/25 है। इनके सेक्रीफाइसेस को ऐड कर दीजिए आप। एलसीएम आ जाएगा 100, 25, 45 प्लस आई एम सॉरी, ए का सेक्रीफाइस है 3/20 और बी का सेक्रीफाइस है 2/25। एलसीएम 100 लेते हुए 25, 15 प्लस 8, 23/100। तो इसका शेयर आ गया 23/100। अब तीनों का आंसर हमारे पास है, बेस अनइक्वल है, बेस को इक्वल करेंगे 100 एलसीएम लेकर, 45:32:23 न्यू रेशियो आ जाएगी। अब चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो जो ये प्लस का सिंबल है 15 प्लस 8 का जो प्लस का सिंबल है, आप 8 को हटा दो, मतलब प्लस के सिंबल को हटा दो इन दोनों के बीच में और 15 और 8 के बीच में इस 2 का सिंबल लगा दो। 15:8 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बेस इक्वल करा था ना दोनों के सेक्रीफाइस का, यानी यहां भी प्लस का सिंबल हटाकर आप अगर इस 2 का सिंबल लगाओगे, बेस इक्वल करोगे तो 15:8 क्या आ जाएगी, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। फिफ्टीन मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल at the time of admission of a partner।
फाइनेंशियल राइट्स ऑफ अ पार्टनर और इसको हम इकोनॉमिक राइट्स ऑफ पार्टनर भी कह सकते हैं। ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर को दो इकोनॉमिक राइट मिलते हैं। फर्स्ट होता है राइट टू शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म, और सेकंड फाइनेंशियल राइट पार्टनर का होता है, नए पार्टनर का, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, बट कौन से प्रॉफिट्स? फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जब एक पार्टनर को आप एडमिट करते हैं तो एक पार्टनर को आपको दो राइट्स देने होते हैं, या वो दो राइट एक्वायर करते हैं, एक एसेट्स में राइट, और एक फर्म को उसके एडमिशन के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसको राइट दिया जाता है। जब किसी भी पार्टनर को राइट एक्वायर होते हैं तो राइट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलते हैं। उस राइट के लिए उसको फॉर्म में आने पर इन राइट्स को एक्वायर करने के लिए कुछ अमाउंट लाना होता है। जो एसेट के लिए उसको राइट चाहिए, इसके लिए उसको नई फर्म में अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है, और अगर उसको प्रॉफिट में राइट चाहिए तो उसको शेयर इन फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल के अंदर उसका जितना शेयर बनेगा वो गुडविल का शेयर उसको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो एक नया पार्टनर अपने साथ दो अमाउंट कैरी करता है जब आता है, एक अपनी कैपिटल और एक अपना शेयर इन फर्म्स गुडविल। जो वो कैपिटल लेकर के आता है, वो कैपिटल तो उसकी खुद की कैपिटल होती है, वो फर्म में रह जाती है। लेकिन जो शेयर इन गुडविल वो लेकर के आता है, तो जैसे हमने चेंज इन रेशियो में पढ़ा था कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है, तो यहाँ नया पार्टनर जो है वो गेन ही तो कर रहा है आकर के। जैसे हमने कहा सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो 1/4 शेयर उसको देते हैं तो 1/4 शेयर गेन ही तो करता है वो यहाँ आकर के। तो नया पार्टनर गेन कर रहा होता है शेयर को। तो जब वो अपना शेयर गेन करता है तो उसको वो शेयर किन से गेन होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जैसे हमने अपने डिफरेंट केसेस के अंदर ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का शेयर लेकर आया है, उसको वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी जितना सैक्रिफाइस रेशियो है उसके लिए ए और बी का, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपने इस गुडविल के शेयर को ए और बी में डिवाइड कर देता है। इसी को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल कहते हैं, जब हम इन अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं और सी अपना गुडविल का शेयर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर जब हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके अंदर 4 केसेस बनते हैं हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट के। केस नंबर 1 होता है व्हेन न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। सेकंड होता है, बाकी सारे केसेस नॉट प्राइवेटली के अंदर आते हैं। अगर आप इन 3 केस को कहें तो वो कहता है मेरी गुडविल का अमाउंट और मैं अपनी कैपिटल का अमाउंट या गुडविल की जो अमाउंट मैं लेकर आ रहा हूं वो थ्रू बुक्स ऑफ फर्म लेकर आऊंगा। यानी मैं चाहता हूं कि जो मेरा गुडविल का शेयर है उसको फर्म की बुक में अकाउंटिंग दी जाए, यानी कि फर्म की बुक में उसको रिकॉर्डिंग दिखाई जाए उसकी, प्राइवेटली पे नहीं करूंगा। तो जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर
लेकर के आता है और वो रिकॉर्ड करने को कहता है, तो 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सेकंड केस बनता है नॉट इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता। और थर्ड केस बनता है पार्टली इन कैश। पार्टली इन कैश का मतलब होता है वो कह रहा है कि मैं गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर आऊंगा और कुछ हिस्सा लेकर के नहीं आऊंगा। अब एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए और बी फॉर्म में पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2 है। सी यहां पर 1/4 शेयर के लिए आया और आगे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सी अपने साथ कैपिटल लेकर आया है 5 लाख रुपए और सी के एडमिशन पर फर्म की गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो इस गुडविल के अंदर सी का शेयर 1/4 कैलकुलेट करें तो 50,000 रुपए बनता है। तो सी अपने साथ अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 5 लाख और अपना शेयर इन गुडविल लेकर के आ रहा है 50,000। अब केस नंबर 1 में वो कहता है कि मैं, प्लीज सुनना ध्यान से, केस नंबर 1 में वो कहता है कि मैं अपना गुडविल का शेयर फर्म को प्राइवेटली दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कैपिटल प्राइवेटली दूंगा, कैपिटल तो वो लेकर के आ रहा है। तो आप कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे यहां से सी के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि सी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये एंट्री आप 5 लाख रुपए से कर देंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और जो उसका शेयर इन फॉर्म्स गुडविल बनता है 50,000 रुपए का, क्वेश्चन में लिखा आएगा क्लियर कि सी इस गुडविल के शेयर को प्राइवेटली दे रहा है। तो इस 50,000 के लिए आप अपने आंसर में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, केवल कैपिटल की एंट्री डालकर छोड़ देंगे। केस नंबर 2 में नया पार्टनर कहता है मेरे लाए गए पैसे की रिकॉर्डिंग की जाए, चाहे वो मैं कैश लेकर के आया हूं, चाहे मैं वो कैपिटल लेकर के आया हूं, चाहे वो मैं गुडविल लेकर आया हूं अपना शेयर, उन दोनों को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। तो यहां पर प्राइवेटली वाले केस में सी ने अपना गुडविल का शेयर ए और बी को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर आप ये वाला केस लेंगे तो मेरे केस नंबर 1 लगेगा यहाँ पर, ओल्ड रेशियो ही यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लूंगा क्योंकि मैंने केस नंबर 1 एज्यूम कर लिया यहाँ पर। तो 3:2 में उसने ये अमाउंट ए और बी को बाहर के बाहर बांट दिया होगा बिना बुक्स में एंट्री देखा, इसलिए कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन यहां वो कह रहा है सेकंड केस में कि मेरी कैपिटल को भी बुक्स में रिकॉर्ड करो जो मैं लेकर आया हूं 5 लाख रुपए की, और जो मैं गुडविल का शेयर लेकर आया हूं उसको भी रिकॉर्ड करो, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। थोड़ा रिकॉल करना है, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है एडमिशन में तो उसके गुडविल के शेयर को प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो टोटल 5,50,000 से एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री जब सी पैसा ला रहा है फॉर्म में तब की है। अब आपको अपने आप इस एंट्री के बाद नेक्स्ट फॉलो एंट्री अपने आप करनी है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो एसरटेन करनी है, जो कि अभी प्रेजेंट एग्जांपल में 3:2 है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को, प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को
डेबिट करना है और ये अमाउंट नेक्स्ट एंट्री में ए और बी के बीच में डिवाइड करना है, यानी ए और बी को दे दिया जाएगा सी का लाया हुआ गुडविल का शेयर जो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिकॉर्ड हो चुका है। तो पहले हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करा था, अगली एंट्री में इसको हम डेबिट करेंगे। और पार्टनर को जब भी कोई अमाउंट मिलता है, तो मैंने कहा था कि पार्टनर को जब कोई अमाउंट मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर कैपिटल बढ़ने पर। अब ये अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कीजिएगा, याद रखिएगा, जो कि 3:2 है, तो 30,000 और 20,000 आएगा। ये दो एंट्री आपको कंपल्सरली करनी पड़ती हैं जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है और अपना गुडविल का शेयर कैश में लाता है। याद रखिएगा, वो गुडविल का शेयर कैश में लेकर आया था, ये फॉर्म के पास कैश आ गया। बच्चे यहाँ पूछते सर यहाँ कैश क्यों नहीं बांटा? भाई कैश तो बैंक में जमा हो गया या वो तो ऑफिस के कैश इन हैंड में चला गया। आपने अमाउंट प्रीमियम के अकाउंट के नाम से दिखाया, प्रीमियम के अमाउंट को बांटना है, कैश वो डेबिट नहीं करना आपको यहाँ पर। थर्ड केस होता है जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में देने से मना कर देता है। याद रखिएगा, ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने वाली करनी है। नॉट इन कैश में सीए बोलता है कि भाई नॉट इन कैश का मतलब है सी के लिए, वो कह रहा है मुझे फर्म में आप पार्टनर बना लो, मैं कैपिटल तो लाकर दे रहा हूं 5 लाख अपनी, लेकिन मेरा जो गुडविल का शेयर है वो मेरे पास 50,000 रुपए जो आप मेरे से गुडविल का शेयर मांग रहे हो, ये 50,000 गुडविल का शेयर लाने के लिए मेरे पास अभी अरेंजमेंट नहीं है, मैं कैपिटल ला करके दे दी है, वो तुम रख लो। ये गुडविल के 50,000 जो फर्म की गुडविल में मेरा शेयर है 50,000 का, ये लाने के लिए मेरे पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है। तो सी ने ए बी को कहा कि ये 50,000 मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में लाके दे दूंगा, तब तक के लिए आप मुझे पार्टनर बना लो बिना गुडविल का पैसा लिए। तो पार्टनर ने सेकंड एंट्री में आपको क्या करना है, ए और बी ने सी को कहा होगा ठीक है तुम्हें पैसे बाद में लाके देना, तब तक के लिए तुझे हम अपनी फॉर्म में अपना डेटर शो कर देते हैं, काइंड ऑफ डेटर, नॉट द रियल डेटर, काइंड ऑफ डेटर रूल लगा करके तेरा हम करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, तू फॉर्म का डेटर मान लिया जाएगा 50,000 से। और ये अमाउंट ए और बी कह रहे हैं कि ये अमाउंट हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी ये अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है 30,000 और 20,000। अब बच्चे बोलते हैं सर वो कैश तो लाया नहीं, तो ए और बी की कैपिटल आपने कैसे इंक्रीज कर दी? भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी तो होती हैं, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ए और बी यहाँ पर क्रेडिट होंगे सी के करंट अकाउंट को डेबिट करके। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 के अंदर ये तब एंट्री करनी जब वो गुडविल का कैश लाने से मना करेगा। फोर्थ केस होता है पार्टली इन कैश, इसको समझ लीजिए। नया पार्टनर कहता है मैं 5 लाख रुपए कैपिटल के मैं दे रहा हूं एज यूजुअल, लेकिन जो मेरा गुडविल का शेयर है 50,000, इसको मैं इन पार्ट ही लाके दे सकता हूं। यानी एग्जाम्पल लेते हैं, उसने कहा 60% अपने गुडविल का शेयर का मैं अभी दे देता हूं और 40% मैं आपको बाद में दे दूंगा, यानी 50,000 का 60% निकालें तो 30,000 वो अभी दे रहा है और 20,000 रुपए वो कह रहा है मैं बाद में दे दूंगा। तो पार्टनर ने कहा चलो यार जितने ला रहे हो उतने तो लेकर पार्टनर बना लो, तो हमने उसको पार्टनर बनाया अपने पास। तो हमने पहली एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख कैपिटल के, 30,000 गुडविल के शेयर के जो कैश में लाया, फिलहाल फर्म पे कैश आ गया 5,30,000, 5 लाख रुपए सी की कैपिटल का, 30,000 रुपए उसके गुडविल का शेयर का, क्रेडिट कर देंगे यहां से टू सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
उस 30,000 के लिए जो वो कैश में ला रहा है। पहले उसकी ये कैश लाने की एंट्री है। अब इसके बाद सी का ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको डेबिट करेंगे 30,000, और इस अकाउंट की तरह यहां पर हम सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, ये कहते हुए कि 20,000 तू सी बाद में देगा। तो जो कैश में ले आया उसके लिए तो प्रीमियम उतार लो ऊपर की एंट्री से, जो नहीं लाया उसके लिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दो। अब ये दोनों मिलकर के कितने बन जाएंगे? 50,000 रुपया। चाहे वो मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्रेडिट है जो करंट अकाउंट है। अब ये अमाउंट आप ए और बी में बांट दीजिए, तो आपकी एंट्री में लग जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में बांट देंगे। ये एक अमाउंट 30,000 और 20,000 आ जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 30-20 क्या कैसे आ गया सर, प्रीमियम का तो नहीं लिख दिया ए के आगे और करंट अकाउंट तो नहीं लिख दिया बी के आगे? नहीं, वो कोइंसिडेंस है कि 3:2 में बांट करके वो ये अमाउंट आ रहा है। 30 और 20 को ऐड करा है, 50,000 को हमने ए और बी के बीच में डिवाइड करा है यहाँ पर। अब एक कॉमन एंट्री क्या होती है? इस स्टेप को हम बोलते हैं विथड्रॉन। और इस स्टेप को बताने से पहले प्लीज ये याद रखिएगा, फर्स्ट एंट्री यहां पर पैसा लाने की है, यहां भी एंट्री पैसा लाने की है जितना वो दे रहा है कैपिटल का, यहां पर भी ये पहली एंट्री पैसा लाने की है, और अगली अगली जो कॉन्टिन्यूइंग एंट्री है जो सेकंड वाली, ये दोनों एंट्री आपको कंपल्सरीली बनानी होती है, अपने आप कंपल्सरीली बनानी होती है जैसे बना रहे हैं। यानी अपने आप ही स्टूडेंट को प्रीमियम का अमाउंट डेबिट करंट अकाउंट डेबिट टू ए बी करना होता है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए बी अपने आप आपको एंट्री करनी होती है। कहीं बुक में लिखा नहीं आता, बुक में तो बस बताया होता है कि सी की कैपिटल इतनी और गुडविल इतना है, केस आइडेंटिफाई करके चारों में से जो लग रहा हो उसकी एंट्री बनाई जाती है। अब ये विड्रॉन ऑफ प्रीमियम क्या होता है? जब जब भी ए और बी चाहेंगे, क्योंकि नया पार्टनर सी अपना गुडविल का शेयर ए और बी को ला करके जब कैश में दे रहा है, तो ए और बी उसको अपने पर्सनल लेवल पर या पर्सनल काम के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ कहां नहीं है? जब उसने गुडविल प्राइवेटली दी है तब तो विड्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया नहीं तो विड्रॉन पॉसिबल नहीं है। यानी विड्रॉन केवल कब पॉसिबल हो सकता है? जब नया पार्टनर कुछ ना कुछ गुडविल का अमाउंट कैश में लाया हो। इस वाले सेकंड केस में तो वो फुल अमाउंट गुडविल का कैश में लेकर आया था, तो यहां से जब ए और बी चाहेंगे तो वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ करेंगे। लेकिन ये विड्रॉन की एंट्री तभी करनी है इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड मतलब अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि वो गुडविल को विड्रॉ करें तभी करनी, वरना नहीं करनी है। अब विड्रॉ करेंगे तो एंट्री बनेगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब कौन सा अमाउंट विड्रॉ करेंगे? जो आपने सेकंड एंट्री में ए के आगे लिखा था, ए 30,000 रुपए विड्रॉ करेगा, बी के आगे 20,000 रुपए लिखा था, बी 20,000 विड्रॉ करेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा आए कि दे विड्रू हाफ ऑफ द अमाउंट, कि ए और बी ने आधा अमाउंट विड्रॉ करा, तो फिर 30 का आधा ए के आगे आ जाएगा 15,000, बी के आगे 20 का आ जाएगा आधा 10,000। ये याद रखना है। और विड्रॉ अगर पूरा करते हैं तो 50,000, आधा कर रहे हैं तो 25,000, ऐसे 40% विड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे एंट्री बनानी है ए डेबिट बी डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ केस में नया पार्टनर गुडविल के केवल 30,000 ही कैश में लेकर के आया था ये वाले, तो यहां से पार्टनर 30,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां अगर वो विड्रॉ फोर्थ केस में करते हैं
तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उन्होंने 30,000 को विड्रॉ करना है अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो 18,000 ए निकाल लेगा, 12,000 बी निकाल लेगा, 30,000 कैश के आगे आ जाएंगे। और अगर उसमें भी लिखा आता है कि उन्होंने अपने आधा अमाउंट निकाला, फिर 30,000 का आधा करके 15,000 को 3:2 में विड्रॉ कर लेंगे। ये विड्रॉन की एंट्री तभी होती है जब ए और बी अपने गुडविल के शेयर को, जो उनको सी से सेकेंड एंट्री में डिवाइड करके मिला है, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट जब वो विड्रॉ करना चाहेंगे तब वो विड्रॉन की एंट्री आपको आंसर में डालनी है। तो क्या है पूरा टॉपिक? पहले आप पार्टली प्राइवेटली में कैश टू सी कैपिटल लिखिए, गुडविल के शेयर की कोई एंट्री मत डालिए बांटने की। सेकंड में कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम लिखिए, गुडविल के शेयर के लिए प्रीमियम, कैपिटल के लिए सी कैपिटल। अगली एंट्री में प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, ए बी की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, प्रीमियम को डेबिट कर दो। थर्ड केस में नया पार्टनर केवल कैपिटल ला रहा है, कैश टू सी कैपिटल लिख दो। जो कैपिटल के बाद प्रीमियम लाना था उसने वो नहीं लाया, उसके लिए सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, यानी वो बाद में ला करके देगा नियर फ्यूचर में, लेकिन ए और बी को क्रेडिट ही कीजिए कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन टाइप हो गई आपकी। फोर्थ केस में नया पार्टनर सी कैपिटल के 5 लाख और गुडविल के 30,000 लेकर आया, तो 5 लाख 30,000 से कैश लाने की एंट्री। अगली सेकंड एंट्री में प्रीमियम 30,000 का उठा करके और जो कैश का गुडविल का शेयर 20,000 नहीं लाया उसके लिए करंट अकाउंट को डेबिट करके टोटल वैल्यू 50,000 बनाइए। 50,000 को ए बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। फिर क्वेश्चन में किसी भी केस के अंदर 2 और 4 की बात करें जब वो कैश में लेकर आया है, अगर ए और बी गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो ए बी टू कैश और ए बी टू कैश। इस केस में वो 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं या उसका आधा या जितना करना चाहें। फोर्थ केस में 30,000 पूरा या 30,000 का जितना भाग वो विड्रॉ करना है उतना विड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल कहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर।